हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमिक पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या समझा दिया था कि प्रकाश के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे वे सारे पॉइंट्स हमने आपको समझा दिया था। साथ में हमने पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने समझा दिया था। साथ में जो न्यूमेरिकल बना था उस न्यूमेरिकल के पॉइंट्स को भी हमने पूरी तरह से क्या किया था, समझा दिया था। उम्मीद होगा कि आप पिछले सारे वीडियो आप हमारे क्या कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, है ना। अब आज हम पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में समझाएंगे आपको? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे। देखिए, अपवर्तन में क्या होता है होता क्या है कि पिछले वीडियो हमने आपको ये समझाया था कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते थे? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि जब ये टकरा कर निकल जाती थी, वापस लौट जाती थी, इस घटना को हम बोलते थे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब हम सीखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में ये क्या करेगी? वापस नहीं लौटेगी, बल्कि इसको क्या करेगी? पार कर जाएगी, है ना। तो उस घटना को हम बोलेंगे अपवर्तन। यानी कि अगर हम प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो आप प्रकाश के अपवर्तन में देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, ये मान लीजिए इसमें दो माध्यम है, ये आपका पहला माध्यम, फर्स्ट माध्यम, और ये आपका क्या होगा? सेकेंड माध्यम, दो माध्यम होगा। ऐसे समझिए कि पहला वाला माध्यम मान लीजिए वाई है, दूसरा वाला माध्यम क्या है? कांच है ना। तो पहला वाला माध्यम वाई और ये क्या हो गया? कांच हो गया। अगर ये वाई होगा तो मान लीजिए अगर पहला माध्यम, या ऐसे समझिए पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती, यानी कि पहले वाले माध्यम से चलती है, तो ये दूसरे वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो होता क्या है कि जैसे ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, भटक जाएगी। यानी कि इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था एकदम सीधा इस मार्ग पे, लेकिन आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह इधर की तरफ मुड़ गई। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। आगे हम बताएंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो परिभाषा क्या देंगे? अब क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, है ना। अब दो चीज़ होता है, इसमें दो घटनाएं होती हैं। हो सकता है कि कभी कभी ये किरणें क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसे इसको जाना था लेकिन ये किधर की तरफ मुड़ गई? अभिलंब की ओर मुड़ गई। और कभी कभी आप देखेंगे कि यही प्रकाश की किरण जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में चल रही है तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? इस तरह दूर हट जाएगी। यानी कि इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। देखिए अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई कि नहीं। तो इसमें दो कंडीशन होता है कि अब हमें ये समझना होगा कब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, कब ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। ध्यान में रखिए, अगर ये पहला माध्यम आपका सघन हो या विरल हो, पहला वाला माध्यम क्या हो? विरल हो, और दूसरा वाला माध्यम क्या हो? सघन हो, तो अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। वहीं अगर प्रकाश की किरण, पहला वाला माध्यम आपका क्या है? सघन है, और दूसरा वाला माध्यम आपका क्या है? विरल है, तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। यानी कि हमें ये समझना होगा कब ये अभिलंब की ओर झुकेगी और कब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ध्यान में रखिए, अगर पहला वाला माध्यम विरल और दूसरा वाला माध्यम सघन हो तो दूसरे वाले माध्यम में ये क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वही पहला वाला माध्यम सघन और दूसरा वाला माध्यम विरल हो तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अब ये क्वेश्चन है कि सर ये अपने मार्ग से विचलित क्यों हुई? ये अपने मार्ग से विचलित क्यों हुई? तो ध्यान में रखिए, आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो होता क्या है कि ये अलग अलग माध्यम है, तो जब ये क्या करती है? विरल से सघन में जाती है तो सघन में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। वहीं जब ये माध्यम सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में, तो विरल में इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब ये स्पीड बढ़ती है तो ये अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। यानी कि इसके विचलित होने का मुख्य कारण है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का क्या होना? भिन्न भिन्न होना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश के विचलन का मुख्य कारण या अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
कि प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना उसके प्रकाश के अपवर्तन का क्या होता है, कारण होता है। अब चलिए, अब यहाँ से हमने समझा दिया। अब हमें ये पॉइंट पूछता है, अब देखिए इसमें दो किरणें आ रही है, एक तो ये जो किरण आई और ये जो किरण निकली। तो ध्यान में रखिए, इस आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। इस आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी कि पहला आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पहला पॉइंट आपका इसमें बन जाएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश के अपवर्तन में जो किरण जाकर तल से टकराती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उस तल को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। भाई प्रकाश के अपवर्तन घटना देखे होंगे आप, जैसे देखेंगे पानी, अगर साफ पानी है तो आप देखेंगे ना, आपका वायु है, नीचे पानी है, तो पानी के अंदर की सारी चीज़ें दिखाई देने। भाई पानी के अंदर की चीज़ें कैसे दिखाई, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिख रही है, क्योंकि प्रकाश किरण वायु से पानी में प्रवेश कर जा रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है, जिससे वहाँ की चीज़ें हमें क्या कर रही है, दिखाई देने लगती है। तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है ना। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो पहला आपको क्या हो गया, इस किरण को, यानी कि जो किरण आकर तल से टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये जो किरण तल से टकरा कर निकल रही है, दूसरे माध्यम में जो किरण प्रवेश करती है उसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। फिर से, जो किरण आके तल से टकराएगी उसे हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो किरण तल से टकरा कर निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। और ये जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु के लंबवत, यहाँ देखिए काल्पनिक रेखा हमने खींचा, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा अभिलंब किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपतन बिंदु से होकर गुजरने वाले, और ये अपवर्तक तल के लंबवत तल को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब ध्यान में रखिए, यहाँ आपतित किरण व अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हम आई से दिखाते हैं, और इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछे आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। वहीं अपवर्तित किरण, ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए, अभिलंब व अपवर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है जिसको हम आर से दिखाते हैं, और इस कोण का नाम होता है अपवर्तन कोण। इस कोण का क्या नाम होता है, अपवर्तन कोण। इस कोण का क्या नाम है, अपवर्तन कोण। तो आप क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण किसके बीच में, अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। फिर से, अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट पूछ लेगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तब क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब चूंकि इसमें दो किरण आ रही है, एक तो ये जो आ रही है, एक जो निकल रही है, तो जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तथा आपतित किरण व अभिलंब के बीच में बनने आपतित किरण व अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तथा अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तथा ये जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तथा इसके लंबवत जो तल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब अगला आपसे पॉइंट पूछ लेता है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर दूसरी वाली, जब पहली, मान लीजिए प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, और अगर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो हम कहेंगे जो दूसरा वाला माध्यम है पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, सघन है। या दूसरे लफ्ज में बोल सकते हैं, तब आप कहेंगे पहली वाला माध्यम विरल व दूसरा माध्यम क्या होगा, सघन होगा। अगर अपवर्तित किरण क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाएंगी, तो हम कहेंगे कि दूसरा वाला माध्यम आपका विरल हो गया और पहला वाला माध्यम आपका क्या हो गया, सघन हो गया। पहला वाला माध्यम आपका क्या होगा, सघन होगा। उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक पॉइंट आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं। फिर अगला आपसे पॉइंट पूछ लेगा कि ये अपवर्तन की घटना क्यों होती है ना, अपवर्तन का कारण क्या है। अगला आपसे पॉइंट पूछ लेता है कि अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण।
तो देखिए अपवर्तन का कारण अभी हमने बताया था। तो अपवर्तन का कारण मुख्य कारण है कि प्रकाश की किरण का भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। यानी कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। इस चाल डिफरेंट के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए हमने समझाया था पहला वाला माध्यम ये फर्स्ट माध्यम है, ये मान लीजिए आपका सेकेंड माध्यम है। पहला वाला माध्यम मान लीजिए आपका वायु है और दूसरा वाला माध्यम क्या है, जल, यानी कि वायु से जल में जा रही है। वायु से किस में जा रही है, जल में जा रही है। तो अगर वायु से जल में प्रकाश की किरणें जाएंगी तो जल आपका हो गया सघन माध्यम और ये वायु आपका क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो होता क्या है कि अब ऐसे में जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो सघन में इसकी चाल स्लो हो जाती है ना, स्लो हो जाती है। और अगर स्पीड स्लो होगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, जिसकी वजह से अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। यानी कि इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। लेकिन अगर यही प्रकाश की किरण पहले माध्यम से, अगर पहला वाला माध्यम सघन होता और दूसरा वाला माध्यम विरल होता तो विरल में, है ना, विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है, तेज हो जाती है। और अगर ये तेज होगी तो जिसको इधर जाना चाहिए वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। यानी कि अगर आपसे टॉपिक पूछ ले कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो आप सीधा कहिएगा प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का क्या होना, भिन्न भिन्न होता। और इसी अपवर्तन के कारण आप प्रैक्टिकली भी देख लीजिएगा कि अगर आप एक पेंसिल ले लीजिएगा और एक गिलास में, शीशे के गिलास में उसको डुबाइएगा तो आप देखेंगे कि जो पेंसिल होती है वह क्या होगी, वह आपको देखेंगे तो पेंसिल तिरछी नजर आएगी। तो इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे रात में तारे टिमटिमाते हैं तो इसका भी मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे आगे अभी इस पॉइंट को और समझाएंगे, डिटेल समझाएंगे, है ना। अब अगला आपसे टॉपिक पूछ लेता है कि प्रकाश अपवर्तन का नियम क्या है। अगला आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ लेता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम या अपवर्तन का नियम। हो गया अपवर्तन का नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम आप पीछे पढ़े थे ना, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ते हैं। देखिए अगर हम अपवर्तन के नियम की बात करें तो अपवर्तन के दो नियम हैं। एक होता है प्रथम नियम और दूसरा होता है द्वितीय नियम। प्रथम नियम को समझते हैं। प्रथम नियम को समझने से पहले फिर से एक बार प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। अब इसमें देखिए तीन चीज़ आपको दिखाई दे रही है। पहला ये आपतित किरण और दूसरा ये अपवर्तित किरण और तीसरा ये अभिलंब। तो अगर तीनों देखिए, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, पहला नियम क्या है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण कामा अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आप क्या कहेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी कि हम कह सकते हैं अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो होता है, आप पढ़े थे कि यहाँ पे आपतन कोण I था और ये अपवर्तन कोण आपका क्या था, R था, है ना। तो दूसरा नियम ये दूसरा नियम या द्वितीय नियम, या इसी को नाम से पूछ लेता स्नेल का नियम, पूछ लेता स्नेल का नियम किसे कहते हैं, स्नेल का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान में रखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन I, आपतन कोण की ज्या मतलब क्या हो जाएगा, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन I, साइन को हम बोलते हैं ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन R। इन दोनों का जो अनुपात होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है, फिक्स होता है। यानी कि किसी भी माध्यम के लिए, यानी कि अगर हम इसके मान को जितना बढ़ाएंगे उतना ही अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, अगर इसको और बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी और बढ़ेगा, है ना। जिस अनुपात में इसको बढ़ाएंगे उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। तो इसी बात को बोल रहे हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। इसी नियत को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, ये आपका पहला माध्यम होगा, ये दूसरा माध्यम। इस नियत मान को हम बोलते हैं, नियत मान को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।
और इसको हम कुछ इस तरह दिखाते हैं कि साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2 बोलते हैं। फिर से समझिए, अगर आपसे टॉपिक पूछ ले, यानी कि फिर से पूछे द्वितीय नियम किसे कहते हैं या स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान क्या होता है? नियत होता है। इस नियत को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है कि किसी माध्यम का प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता। पीछे समझिए, टॉपिक है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। 1n2 को हम बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो किसी माध्यम की प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। जैसे आप देखें, पहले माध्यम से ये दूसरे माध्यम में गया तो प्रकाश की किरणों को मोड़ दिया, तो यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष ये जो दूसरा माध्यम वो कितना प्रकाश की किरणों को मोड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर मान लीजिए पहला वाला माध्यम आपका निर्वात हो, निर्वात या वायु हो, और दूसरा वाला कोई माध्यम हो, तब हमारा प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में चल रही है, तब जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम दिखाते हैं n से। सिर्फ किससे लिख देंगे? n से। बात समझ में आ रहा है? तब इसको आप क्या बोलेंगे? y के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। इसका मतलब क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। n लिख दिए तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना। और इसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं y अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझिए, टॉपिक है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, कौन सा? आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियत होता है। इस नियत मान को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको कैसे लिखते हैं? 1n2 लिखते हैं। अगर पहला माध्यम आपका निर्वात या वायु हो और दूसरा वाला माध्यम आपका क्या हो? कोई दूसरा माध्यम हो, तो आप इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसको शॉर्टकट में सिर्फ क्या लिख देते हैं? n लिख देते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब आपसे टॉपिक पूछ लेगा कि ये अपवर्तनांक किसे कहते हैं। फिर से एक बार थोड़ा समझा दिया जाए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है ना। अपवर्तनांक हमने बताया था। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का प्रकाश की किरणों को, प्रकाश के अपवर्तन में किसी माध्यम का प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण, ये पहला माध्यम है, ये आपका क्या हो गया? दूसरा माध्यम है, और प्रकाश की किरण पहले माध्यम से गई और दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। तो किसके मोड़ने की क्षमता ज़्यादा है? दूसरे की। यानी कि आप कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के मोड़ने की क्षमता ज़्यादा है। इस बात को अब लिखेंगे कैसे? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो 1n2। पहले इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर मान लीजिए पहला वाला माध्यम आपका क्या है? पहला वाला माध्यम हमारा मान लीजिए जल है, और अगर दूसरा वाला माध्यम मान लीजिए आपका कांच हो गया, तो जल को हम बोलते हैं वाटर और कांच को हम बोलते हैं, कांच को है ना हम ग्लास बोलते हैं। तब हम इसको क्या शॉर्टकट में लिखेंगे? तो हम लिख देंगे WNG लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कल को पहला वाला माध्यम अगर एयर और दूसरा वाला माध्यम कांच हो जाए, है ना, दूसरा वाला माध्यम कांच, तब इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? ANG बोलेंगे। और अपवर्तनांक क्या करता है? प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अब ये जो प्रकाश की जो किरणें की जो क्षमता होती है, ये जो अपवर्तनांक होता है, उन माध्यमों में प्रकाश के जो स्पीड होती है उसकी अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। फिर से समझे, हम देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश की किरणों को किसी माध्यम द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। और ये अपवर्तनांक क्या होता है? उन माध्यमों में प्रकाश की
चालों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए पहला वाला माध्यम हमारा एयर है और दूसरा वाला माध्यम क्या है, कांच है ना, या हवा है। मान लीजिए पहला वाला माध्यम आपका क्या है, हवा। हवा में प्रकाश की चाल मान लीजिए v है और दूसरा वाला माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, c है। तो हम क्या लिखेंगे तब, यहाँ से ANG, या पहले माध्यम के सापेक्ष, ये मान लीजिए पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम, तब क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना। अब अगर समझिए, अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, तब हमारा क्या होगा, 1n2 का मान 1 से क्या होगा, अधिक होगा। अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो और दूसरे माध्यम, भाई v/c, अगर ये v कम हो ये ज़्यादा हो, तब 1n2 का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। और अगर दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर आपसे हमें 3 पॉइंट मिल रहा है कि प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है ना। अगर अब इससे हमें क्या मिला, यानी कि 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, v/c। अब सोच के देखिए, अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ये v ज़्यादा हो c कम हो, तब 1n2 का मान क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। अगर v का मान कम हो, है ना, c का मान ज़्यादा हो, तो 1n2 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर 1n2 बराबर 1 से अधिक होगा तो हम कहेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल अधिक है किसके सापेक्ष, दूसरे का। और अगर 1 से कम है तो हम कहेंगे पहले माध्यम की जो प्रकाश की चाल है वहाँ पे कम है, जबकि दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल अधिक है। दोनों अगर 1 हो गया तो दोनों माध्यम प्रकाश की चाल क्या है, बराबर है। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल दे दे, जैसे क्वेश्चन दे दे, अगर हमने ये कहा कि मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण y से कांच में जा रही है, y से कांच में जा रही है, तथा y में प्रकाश की किरण, y में प्रकाश की चाल मान लीजिए वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तथा दूसरे माध्यम में या कांच में मान लीजिए किससे जा रही है, ये जा रही है y से कांच में जा रही है, तथा कांच में प्रकाश की चाल मान लीजिए वो कितना है, 2 × 10⁸ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है ना। चलिए देखा जाए, तो कह रहे हैं y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है, और प्रकाश की किरण किससे जा रही है, y से कांच में जा रही है। तो कह रहे हैं तो पहले माध्यम के सापेक्ष या y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तब आप पहले y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर क्या होगा, y में प्रकाश की चाल, और y में प्रकाश की चाल कितनी बताइए, 3 × 10⁸, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी बताइए, 2 × 10⁸। तो ये कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो ANG बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5। अब बताइए 1 से अधिक हो गया तो इसका मतलब पहला वाला माध्यम आपका क्या हो गया, विरल। आप इस तरह बता सकते हैं, अगर 1 से अधिक होगा तो पहला वाला माध्यम विरल और दूसरा वाला माध्यम सघन। अगर 1 होगा तो दोनों माध्यम की जो सघनता बराबर है। अगर 1 से कम हो गया, है ना, 1 से कम, तो पहला सघन दूसरा विरल होगा, है ना। इससे भी आप बता सकते हैं इस पॉइंट से, है ना। चलिए अब अगला आपसे टॉपिक पूछ लेता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं। अगला आपसे टॉपिक क्या पूछेगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट समझते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता देखिए होता क्या, ऐसे समझिए कि मान लिया हमारे पास कोई 2 माध्यम में, ये मान लिया हमने कोई कांच ले लिया, ऊपर क्या है y
और नीचे भी आपकी क्या होगी, वाई होगी। बस समझो, हमारे पास दो माध्यम है, एक वाई और बीच में क्या हमने रख दिया, कांच रख दिया। तो अगर प्रकाश की किरण जब क्या होगी, वाई से किस में जाएगी, कांच में जाएगी, तो वाई विरल कांच सघन, तो अभिलंब की ओर, यहाँ पे एक अभिलंब खींच दीजिए, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यानी कि ऐसे निकल भाई, जाना था इधर लेकिन झुक जाएगा अभिलंब की ओर। फिर दूसरे माध्यम में जब ये यहाँ पे सतह पहुँचेगी तो फिर क्या होगा बताइए, ये कांच से किस में निकल जाएगी, वाई में, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, यानी कि सघन से विरल में, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। यानी कि जिस माध्यम, यानी कि जहाँ ये आई थी उसी के समांतर ये निकल जाएगी। और अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए एक कांच रख दिया और इस तरह रखें कि ये अपने मार्ग में क्या हो जाए, वापस लौट आए, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता। यानी कि आप क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अगर हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोई समतल दर्पण रख देते हैं, तो वह प्रकाश की किरण पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता, या प्रकाश की किरणों का अपने मार्ग पर वापस लौट जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता बोलते हैं। अब समझिए कि इसमें प्रकाश की किरण पहले किससे गई, वाई से कांच में गई। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपतन कोण आपका है आई और अपवर्तन कोण कितना है, आर है। तब क्या होगा, y के सापेक्ष कांच, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पहला माध्यम है ना, y से किस में जा रही है, कांच, तो इसको आप लिखेंगे ANG बराबर क्या हो जाएगा बताइए, स्नेल के नियम से साइन आई अपान कितना हो जाएगा, साइन आर। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई प्रकाश की किरण पहले किस में गई, y से किस में गई, कांच में गई, तो आप क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ANG, स्नेल के नियम से y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिर दूसरी बार क्या होगी बताइए, दूसरी बार ये क्या हो गई, कांच से किस में जा रही है, ये मान लीजिए ये अपवर्तन कोण आपका आर हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये कांच से किस में जा रही है, वाई में जा रही है, तो कांच से वाई में जा रही है, तो कांच के सापेक्ष वाई का अपवर्तनांक, तो GNA बराबर क्या हो जाएगा बताइए, साइन आर बटे कितना हो जाएगा, साइन आई। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा कर दें, यानी कि आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुणे 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, ANG गुणे क्या हो जाएगा, GNA बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर गुणे कितना हो जाएगा, साइन आर बटे क्या हो जाएगा, साइन आई मिल जाएगा। तो साइन आर से साइन आर, साइन आई से साइन आई, तो ANG गुणे GNA बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा ध्यान में रखिए, अगर ANG को हम उस साइड ले जाएं तो इधर क्या हो जाएगा बताइए, 1/GNA, है ना। हमें क्या मिल गया थोड़ा समझिए, आप क्या कहेंगे, y के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वह कांच के सापेक्ष y के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हमने क्या कहा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये क्या होगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होगा। किस नियम से हमने बता दिया, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के नियम को हमने यूज करके ये बता दिया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। कल को हमने ये लिख दिया, पहले माध्यम 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2n1, यही ना होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1/ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। जैसे हम अगर और मान लीजिए हमारे पास ये 3 माध्यम, वाई, कांच हो, फिर ग्लास हो, एक और माध्यम ने ऐसे समांतर क्रम में ऐसे कुछ रख लिया, है ना, फिर वहाँ से किरण एकदम नीचे जा रही है। अगर हमारे पास 3 माध्यम हो जाए, है ना, वाई हो जाए, कांच हो जाए, है ना, वाई हो जाए, कांच हो जाए, फिर वाटर हो, फिर आपका क्या हो जाए, वाटर हो जाए, है ना, और फिर यहाँ पे हमने मान लीजिए वाई, फिर अगला माध्यम क्या हो जाएगा, वाई हो जाए। तब हमारा क्या होगा, पहले वाई से कांच में जा रही है, तो हम प्रकाश के उत्क्रमण के नियम से, है ना, इसको नोट में करके लिख लीजिए, इस नियम से लिख दो, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ANG, फिर दूसरा कांच से वाटर में जा रही है तो GNW, फिर कांच से किस में, अरे वाटर से किस में जा रही है, वाई में जा रही है, तो वाटर, तो अब क्या लिखेंगे, WNA। इन तीनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन तीनों, भाई सेम रूल पहले माध्यम, है ना, ANG गुणे GNA बराबर 1 था, उसी प्रकार ANG गुणे GNW गुणे WNA बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, GNW बराबर क्या हो जाएगा, बाकी को उधर ले जाया जाए, तो 1/ANG गुणे क्या हो जाएगा, WNA,
क्या हो जाएगा WNA या GNW बराबर GNW बराबर। अब बताइए WNA को अगर हम A को आगे करें और W को पीछे करें तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, है ना, इस नियम से ANG बराबर 1/GNA। तो अगर हम यहाँ से लिखें GNW बराबर तो 1/ANG गुणे W, इसको हम लिख सकते हैं 1/ANW, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो GNW बराबर क्या हो जाएगा ANW बटा क्या हो जाएगा ANW बटा ANG। यानी कि आपसे टॉपिक पूछ ले कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष द्रव या वाटर का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा y के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, मतलब पहले इसका अपवर्तनांक बटे क्या हो जाएगा इसका अपवर्तनांक, यानी कि y के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बटे y के सापेक्ष क्या हो जाएगा ग्लास का अपवर्तनांक, है ना। यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक और पॉइंट यहाँ से हमें मिल गया, इसको मिटा दे रहे हैं ना, हमें एक और फार्मूला मिल गया कि GNW बराबर क्या हो जाएगा ANW बटे क्या हो जाएगा ANG, क्या मिल जाएगा ANG। इसी प्रकार अगर हमने कहा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो बराबर क्या हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे क्या हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मिल सकता है कि नहीं, है ना, ये चीज़ मिल जाएगा। अब जैसे अगर हमने ये कहा, जैसे अब इस पे क्वेश्चन में कह दिया कि y के सापेक्ष या पहले माध्यम का, जैसे हमने कहा कि कोई एक माध्यम है या y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, है ना, अपवर्तनांक ज्ञात करें। फिर से समझिए, पहला टॉपिक क्या हमारे पास y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें क्या दिए गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है y के सापेक्ष कांच, तो ANG की वैल्यू कितना दिया 1.5। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कांच के सापेक्ष y, तो GNA की वैल्यू अब आप जानते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताइए GNA बराबर क्या हो जाएगा 1/ANG, GNA बराबर 1/NG। तो GNA 1 इसकी वैल्यू 1.5 है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, है ना, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो GNA बराबर है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 10/15, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो GNA बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। जैसे अगर हमने एक और क्वेश्चन बोल दिया, है ना, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कहा, है ना, अगर हमने एक क्वेश्चन कहा कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मान लीजिए आपका y के सापेक्ष का जल का अपवर्तनांक 1.3 है, तो, है ना, तो कांच के सापेक्ष किसका जल का अपवर्तनांक, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है ना। अब देखिए थोड़ा समझते हैं क्या क्या गिवन, पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन y के सापेक्ष कांच, तो आप क्या लिखेंगे ANG, इसकी वैल्यू कितना है 1.5 तथा y के सापेक्ष जल ANW बराबर कितना है 1.3। तो कह रहे कांच के सापेक्ष जल, तो GNW की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब आप जानते हैं कि GNW बराबर क्या हो जाएगा ANW, पहले इसके वाला फिर ये वाला ANW बटे क्या हो जाएगा ANG हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे GNW बराबर, तो अगर हमें GNW ANW को वैल्यू पुटअप करिए तो GNW बराबर क्या हो जाएगा ANW की वैल्यू हमें कितना है 1.5,
है ना, बटे कितना हो जाएगा, ए एन जी की वैल्यू कितना है, सॉरी ए एन डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास कितना, 1.3, और जी एन डब्ल्यू है ना, और ए एन दूसरा में हो गया ए एन जी की वैल्यू 1.5, तो जी एन डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही हुई वो थोड़ा क्या करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा, नहीं लगेगा तो फिर आप कमेंट्स में जाइएगा और वहाँ पे क्या करिएगा कि अपने क्वेश्चन को क्या करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम उस पॉइंट को क्या करेंगे, अगले क्लास में आके पुनः समझा देंगे, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।